हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फाइनेंस प्रो 25। आज जो अपन टॉपिक लेके आए हैं वीडियो में वो है डिडक्शंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जी हाँ, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आई ऑब्जर्व दैट काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करें कि हमारा हमें टैक्स में भी सेविंग मिले और हमें रिटर्न भी अच्छा मिलता रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए आप लोग के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कुछ आपको स्कीम्स बताऊंगा जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको रिटर्न भी मिलेगा और आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं उसी के साथ ही। सबसे पहली स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसे हम ELSS बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक टैक्स सेविंग स्कीम है जो म्यूचुअल फंड से लिंक्ड रहती है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी मार्केट, अपना जो शेयर स्टॉक मार्केट है उस पर बेस्ड रहता है। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स का, 3 साल का। जी हाँ, इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा आपका। इसके लिए आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। इसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80C के अंदर, ठीक है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखने के लिए आप मल्टी कैप ELSS में आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आप मंथली सिप भी कर सकते हैं, बट इंश्योर डेट कि जो आपका हर एक सिप होगा वो हर एक सिप पे आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अपन दूसरी स्कीम देखते हैं। दूसरी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, EPF। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनका आप देखते होंगे आपकी सैलरी में से 12% की रेट से आपका PF डिडक्ट होता होगा। 12% ऑफ बेसिक प्लस DNS अलाउंस DA, उसका 12% आपका सैलरी डिडक्ट होता है। बट आप चाहे तो अपना रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस फंड क्रिएट करने के लिए आप वॉलंटरी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये PF इसीलिए आपके सैलरी में से डिडक्ट होता है कि जब आप रिटायर हो तो आपके पास में एक अच्छा कॉर्पस फंड आपके हाथ में रहे। ठीक है, और इसके आप सेक्शन 80C में आप डिडक्शन भी क्लेम कर लेते हैं। थर्ड स्कीम हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो ओनली फॉर इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते हैं और आप अपना सेक्शन 80D के अंदर उसका डिडक्शन भी क्लेम कर लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, आपका एक कैपिंग रहता है कि आप अप टू 25,000 तक का ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपका स्पाउस भी कंसीडर हो गया और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी कंसीडर हो गए। बट पेरेंट्स के लिए अलग से लिमिट है। पेरेंट्स के लिए आप अलग से 25,000 का लिमिट और क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की एज बिलो 60 ईयर्स है तो द लिमिट विल बी 25,000 फॉर पेरेंट्स। एंड अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मतलब अबव 60 ईयर्स एज है, then you can claim 50,000 deduction in section 80D in addition to the deduction you have claimed 25,000 for yourself and spouse and dependent children। ठीक है, फोर्थ स्कीम जो है हमारे पास वो इंटरेस्ट इनकम रहता है, जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 TTA एंड 80 TTB में। अगर आप नॉर्मल सिटीज़न हैं, मतलब बिलो 60 ईयर्स की एज है, तो आपके लिए अप टू 10,000 तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीज़न हो तो 50,000 तक आप डिडक्शन क्लेम करिए। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। NSC में लॉक इन पीरियड रहता है दोस्तों 5 साल का, और ये एक मैं इसको कहूँगा एक अल्ट्रा सेफ सेविंग बॉन्ड है। ये अल्ट्रा सेफ सेविंग बॉन्ड है। इसका जो इंटरेस्ट रहता है ना, इंटरेस्ट इसका री इन्वेस्ट होता जाता है और आपको मेच्योरिटी में वो पूरा मिल जाता है। इसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में क्लेम कर लेते हैं। लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता ही है इस पर, और जो इस पर रिटर्न मिलता है वो आपको एक जो नॉर्मल बैंक डिपॉजिट पे मिलता है, जो आपको FD कराने पे रिटर्न मिलता है, उतना ही रिटर्न इस पर मिल जाता है। ठीक है, तो अगला अपन देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में आप सेक्शन 80C में आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक इनकम अर्नर है, अपनी इनकम अर्न करनी स्टार्ट कर दी है, और अगर आपकी एज भी अभी बहुत छोटी है, मैं कहूँगा बिलो 25 ईयर्स ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक टर्म प्लान तो आपको ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है, टर्म प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान रहता है जिसमें इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाता है सपोज,
तो आपके जो डिपेंडेंट रहते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उनको एक बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। मैं कहूँगा एक फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा, एक अच्छा कॉर्पस फंड उनको अवेलेबल हो जाता है आपके पीछे से। तो इन केस इफ़ यू आर इनकम अर्नर देन यू शुड टेक वन, मैं कहूँगा मैंडेटरी है, आपको ले ही लेना चाहिए एक टर्म प्लान। तो अगला जो स्कीम है वो है किसान विकास पत्र, KVP। ये एक डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रहता है। इसको आप खुद के लिए भी परचेज़ कर सकते हो और अपने माइनर सन डॉटर के लिए भी आप परचेज़ कर सकते हो। इंटरेस्ट जो होता है इसका भी कंपाउंडेड होता जाता है और मैच्योरिटी वैल्यू में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम रहता है जो बैक्ड बाय गवर्नमेंट रहता है। तो इसकी जो रिटर्न रहता है या मैं कहूँगा जो प्रिंसिपल वैल्यू रहता है वो गारंटीड रहता है, सिक्योर्ड रहता है, रिस्क नहीं है इसमें कुछ भी। आप इसमें मिनिमम 1000 पर एनम से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कुछ है नहीं, बट इसमें ये एक ट्रांसफरेबल भी रहता है और आप इसको एनकैश करवाना चाहे तो आफ्टर 2.5 ईयर्स, यहाँ 2.5 साल बाद में आप इसको एनकैश करवा सकते हैं। 2.5 साल इशू डेट से 2.5 साल बाद में आप इसको एनकैश करवा सकते हैं जरूर। ठीक है, अगला जो स्कीम रहता है वो रहता है नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। ठीक है, ये तो जानता हूँ आप काफ़ी लोग को आपको मालूम होगा। नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो मार्केट लिंक्ड स्कीम रहती है। इसमें जो आपका रिटायरमेंट मनी रहता है वो एक अच्छा एक्यूमुलेट होता रहता है इससे। और जो आपका 80C में आप 1.5 लाख का 1.5 लाख का जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं सेक्शन 80C में, उसके एडिशन में आप सेक्शन 80CCD में, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए सेक्शन 80CCD में आप अपना एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका जो लिमिट रहता है वो 50,000 का रहता है। ठीक है, और इसमें भी आप मिनिमम 1000 पर एनम से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर एनम। नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नॉर्मल बैंक डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है ये भी, और ये भी एक अल्ट्रा सेफ इन्वेस्टमेंट मैं इसको कहूँगा। काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहता है जिसमें रिस्क भी काफ़ी कम रहता है आपका, गवर्नमेंट बैक्ड रहता है ये भी। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो सैलरीड पर्सन तो कर ही सकता है, और अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो भी आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ROI है, जो रिटर्न होता है, वो गवर्नमेंट क्वार्टरली अनाउंस करता रहता है। अभी मेरे ख्याल से शायद 7.1% अराउंड रिटर्न चल रहा है। आप बाकी गूगल पे जाके एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न चेक कर सकते हैं। बट इसमें दोस्तों लॉक इन पीरियड जो रहता है वो 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, बट आफ्टर 5 ईयर्स आप 50% विड्रॉल कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट फंड माना जाता है जो जनरली पीपल करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग बॉन्ड स्कीम। ठीक है, नाम से ही पता चलता है ये कि ये स्कीम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स है। ये जो अपने पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो इंडियन बैंक्स है, वो सीनियर सिटीज़न को ये स्कीम ऑफ़र करते हैं। सीनियर सिटीज़न हुए जिनका एज अबव 60 ईयर्स है। बट अगर आपका एज 55 एंड अबव हो गया है और आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो भी आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना। बट इसमें क्या है दोस्तों, टोटल डिपॉजिट जो आप कर सकते हो ना इस स्कीम में, उस पर कैपिंग रखी गई है कि आप अप टू 15 लाख तक का ही डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं, और 5 साल का टेन्योर रहता है जिसको आप फर्दर 3 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आप 1 साल बाद में प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं, और ये जो रिटर्न अच्छा दे देता है क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए रहता है, तो इसमें रिटर्न एक अच्छा दिया गया है। जो भी आप अपना बैंक में FD रख के कमाते हैं या जो अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, उससे एक अच्छा रिटर्न ये दे देता है। नेक्स्ट जो होता है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी कोई डॉटर है तो आप अप टू 2 डॉटर तक, अगर आपकी डॉटर की एज अप टू 10 ईयर्स है, तो मैं कहूँगा मैंडेटरी आपको ये इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मिनिमम 1000 रुपये साल का है। आप 1000 रुपये साल से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपकी डॉटर की एज बिलो 10 ईयर्स है। ये इन्वेस्टमेंट लोग इसलिए करते हैं उनके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डॉटर के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और उनकी वेडिंग एक्सपेंस के लिए, उनकी शादी के खर्चे के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मिनिमम आप 1000 रुपये से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट मैच्योर होता है जब आपकी डॉटर की एज 21 ईयर्स वो अचीव कर लेती है, जब ये अकाउंट मैच्योर होता है। बट उनकी जब एज 18 ईयर्स हो जाता है तब भी आप 50% अपना विड्रॉल इसमें कर सकते हैं।
टैक्स फ्री है, फ्लेक्सिबल है काफ़ी, और एक अच्छा फिक्स्ड रिटर्न दे देता है। तो अगर आपकी डॉटर है और बिलो 10 ईयर्स है तो ये सही टाइम है, आज से ही आप इस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और आज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए।